कॉमरेड कॉमरेड का अर्थ होता है साथी। साथी मतलब हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला। परंतु भारतीय राजनीति में कॉमरेड का एक और अर्थ निकाला जाता है और सामान्यतः कॉमरेडों को वामपंथियों से जोड़कर देखा जाता है, लेफ्टीज से जोड़कर देखा जाता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ के देखा जाता है। और ये कहा जाता है कि कॉमरेड इनके दिल में हिंदुस्तान नहीं चाइना होता है। ये आज़ादी के बाद से लगातार कॉमरेडों की स्थिति हिंदुस्तान में बनी हुई है, परंतु उसके उपरांत भी कई जगह कॉमरेड यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, लेफ्टिस्ट लोग जनता में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। कई जगह इन्होंने अपना जनप्रतिनिधित्व किया है, विधानसभा तक पहुंचे हैं, लोकसभा तक पहुंचे हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये आम जन से जुड़े मुद्दों को बखूबी उठाते हैं और अपनी जो लड़ाई है उसको कमोबेश संघर्ष के रूप में जारी रखते हैं। एक ऐसे ही कॉमरेड राजस्थान का प्रतिनिधित्व पहले विधानसभा में कर चुके हैं, घड़साना से विधायक रह चुके हैं कॉमरेड पवन दुग्गल। और उसके बाद में आजकल ये पिछले 9 माह से सांजापुर बॉर्डर में अपना राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसान आंदोलन को इन्होंने वहाँ पर लो उसकी जला रखी है। लंबे अरसे बाद में घड़साना उनका वापस आना हुआ, उनके पुराने संघर्षों के कारण, कोर्ट की तारीखों के कारण, तो हमारी भी मुलाकात उनसे हो गई। तो ये हैं कॉमरेड पवन दुग्गल जो इस वक्त मेरे साथ हैं। कॉमरेड, स्वागत है आपका मुखिया जी पर। ये वो मुखिया जी है जो एक किसी तबके का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ख़ास तौर से किसानों का। कॉमरेड पवन दुग्गल के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, टीचर भी बने, परंतु श्री गंगानगर के एक छोर से दूसरे छोर यानी घड़साना तक का इन्होंने सफ़र तय किया और यहाँ आकर इन्होंने पानी की राजनीति शुरू की और यूँ कहें कि पानी में आग लगाई। राजस्थान में अगर एक सिंचाई पानी को लेकर किसी आंदोलन का नाम है तो वो है रावला घड़साना आंदोलन। और उस आंदोलन से निकला यह युवक राजस्थान विधानसभा में इस इलाके का, अनूपगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करके विधायक बन के और अपना सिक्का, अपनी छाप छोड़ चुका है। परंतु आज हम बात करेंगे सिर्फ किसान आंदोलन के बारे में। पवन जी, पिछले 9 महीने से आप घड़साना छोड़ चुके हैं, उस कर्म भूमि को छोड़ चुके हैं जिसने आपको विधायक बनाया, उस कर्म भूमि को छोड़ चुके हैं जिसने आपको जीरो से उठाकर ऊपर अर्श तक लेके गई राजनीति में। वजह क्या है? देखिए, ये जो आंदोलन है ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम किसान और मज़दूरों का आंदोलन है। असल में यूँ कहें तो हिंदुस्तान के 90% जो मेहनतकश लोग हैं, कमेरा जो वर्ग है, ये उनका आंदोलन है। और हम जिस आंदोलन को लेकर चर्चा के अंदर ये किसान आंदोलन रहा है, ये केवल किसी हरियाणा का या पंजाब का या हमारी अनूपगढ़ विधानसभा का, ये पर्टिकुलर किसी एरिया से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये जो आंदोलन है वो आंदोलन असल में देश की आम आवाम का आंदोलन और पूंजीपति के खिलाफ आंदोलन है, कंपनियों के खिलाफ आंदोलन है। और ये आंदोलन इतना विस्तृत रूप ले चुका है कि अब हम इसको केवल किसान आंदोलन के, ये आंदोलन की जो गरिमा है वो गरिमा को छोटा करने वाला होगा। आपको घड़साना जैसे इलाके से वहाँ जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आपने तो यहाँ अनेकों संघर्ष किए हैं। ये जो लोग आपके यहाँ के संघर्ष थे, जिन संघर्षों ने आपको विधायक बनाया, उनसे कितना अलग संघर्ष है? देखिए, ये संघर्ष अलग है। जो घड़साने का जो संघर्ष था वो केवल पर्टिकुलर एक इंदिरा गांधी कनाल योजना का था, जिसके अंदर तकरीबन 25 लाख परिवार आते हैं और 3 जिलों की खेती प्रभावित होती है। ये वो आंदोलन है जिसमें केवल इन 3 जिलों की खेती नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की खेती प्रभावित होगी। तो स्वाभाविक है कि हम इस देश में, मुल्क में तब रहेंगे जब देश का अन्नदाता रहेगा। हम उसका छोटा सा हिस्सा है। कई देश के अंदर खेती है वो बिजली से हो रही है, कई देश के अंदर खेती है वो नहरों से हो रही है, अलग अलग देश की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार है। इसलिए ये आंदोलन देश के अन्नदाता का आंदोलन है, धरती को बचाने का आंदोलन है। और इसीलिए हमें घड़साना छोड़कर इस आंदोलन का अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। अच्छा, ज़्यादा उचित राजस्थान की क्या भूमिका है इस आंदोलन में? माना ये जा रहा है शुरू से ही, जिस दिन से आंदोलन शुरुआत हुई, कि पंजाब और हरियाणा, उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिर्फ वहाँ के किसान जो हैं ज़्यादा भाग इसमें ले रहे हैं। राजस्थान की क्या भूमिका है? नहीं, ये सही है कि ये जो आंदोलन है इसके अंदर पंजाब का ज़्यादा नेतृत्व है। उसका कारण है कि ये जो पंजाब है, पंजाब में जो सिख लोग हैं, असल में ज़मीन का जो इन्होंने, ज़मीन की जो कीमत इन्होंने समझी है, वो मैं समझता हूँ देश के अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में अगर हरित क्रांति कहीं हुई और हरित क्रांति का अगर बेनिफिट मिला तो पंजाब को मिला था।
आज भी देश के अंदर जो गेहूं का उत्पादन है, जो जोने का उत्पादन है और जो खरीद है देश के अंदर, वो केवल 60% पंजाब से हो रही है। उसका सीधा सा कारण है कि वहाँ खेती का उत्पादन होना, ज़मीन बढ़िया होना और मंडी समितियों का होना। जितनी मंडी समितियां होगी उनको एमएसपी मिला, उनको बेनिफिट मिला, तो स्वाभाविक है कि जिन किसानों ने एमएसपी ली है वही जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। सिंपल भाषा में इस आंदोलन को समझाना पड़े, 9 महीने हो गए, मोदी सरकार ने शुरुआती दौर में आपसे बातचीत की, फिर 26 जनवरी वाला कांड हो गया, आप वहीं थे। जी हाँ, उस कांड को इस तरह से लिया गया, इस तरह से वो देश के सामने आया कि देश से गद्दारी की जा रही है, उसके बाद में भी आपके हौसले अभी भी बुलंद है। ये असल में क्या है, जो आज सत्ता में भाजपा है उसके जो हाथ है वो गोधरा कांड से रंगे हुए हैं। इनका जो शुरुआती दौर है वो हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों से रहा है, चाहे गोधरा कांड देख लो, चाहे मुजफ्फरनगर देख लो। उस तो इनका जो इतिहास है वो संप्रदाय धर्म को लेकर आपस में संघर्ष करके और सत्ता पे जाने का रहा है। और यही हुआ था कि इस आंदोलन की अगुवाई जो किसान कर रहा था वो केसधारी किसान था, जिसके सर पे पगड़ी भी थी। हालांकि पगड़ी हरियाणा में भी है, राजस्थान के भी है, उनकी पगड़ी केस के ऊपर पगड़ी थी। तो इन्होंने उनको बदनाम हो, सिख बेल्ट बदनाम हो और सरदार बदनाम और पंजाब बदनाम हो, तो उसका एक ही रास्ता था कि ये खालिस्तानी है। और यही खालिस्तानी कह के इन्होंने उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सौभाग्य की बात है कि देश का अंदाता वो 26 जनवरी निकल गई, हम दूसरी 26 जनवरी के पास आ गए हैं। आंदोलन आज भी उसी गति से। अच्छा, आज की तारीख में आंदोलन तो पॉलिटिकल नहीं हो रहा। आप लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराते हो और अब यूपी में आप लोगों की बीजेपी को हराने की तैयारी है। नहीं, हम देखो, राजतंत्र जो है उसमें पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए हैं लोकतांत्रिक देश में। उस लोकतंत्र में जिसमें देश में आज़ादी के लिए हमारे हजारों युवाओं ने, हमारी बहनों ने कुर्बानी दी थी। और उसी लोकतंत्र के अंदर आज हम अपने वोट की ताकत से सरकार बनाते हैं। और वो वोट की ताकत से जो सरकार बने, और वो सरकार अगर अन्नदाता की, गरीब किसान की नहीं सुनेगी तो फिर वोट की ताकत से ही मारा जाएगा। इसलिए राजतंत्र के अंदर राजनीति नहीं होती, लोकतंत्र के अंदर राजनीति होती है। और वो राजनीति किसान की काय की राजनीति है। किसान ये चाहता है कि एमएसपी का कानून बना दो, कृषि कानून वापस ले लो, बस खेत में वापस। इस किसान आंदोलन का हल क्या है सामान्य भाषा में? कब मानोगे आपको? देखिए, ये इस देश की फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये नहीं है कि केवल मतलब इससे किसान बच जाएगा, ये इस देश की नस्ल बचानी है पूरी तरह। कोविड का जब दौर चला था तो पूरी दुनिया के पूंजीपति लोगों की निगाहें देश की खेती पे पड़ी है कि सब कुछ देश में बंद हो गया, इनके इंडस्ट्रीज, कारखाने, इनके सब चीज़ें। तो उनके दिमाग और जहन में एक चीज़ गई कि ये जो खेती, अगर इस खेती पे कब्जा कर ले तो ही देश के अंदर पूंजीपति की राज सत्ता कायम हो सकती है दुनिया में। क्योंकि खेत से ही फसल होती है, खेत से ही फल बनते हैं और खेत से ही सब्जियां बनती है। तो सारी चीज़ें जब देश की दुनिया में बंद होगी तो केवल खेती थी। इसलिए देश का गरीब भूखा नहीं मरा, देश का मजदूर भूखा नहीं मरा, देश का कर्मचारी भूखा नहीं मरा। अब देश के इन लोगों को भूखा मार के इनकी रोटी को तिजोरी में कैसे बंद किया जाए, ये पूंजीपतियों का एक निशाना है और उसी के खिलाफ ये हमारी फसल और नस्ल की। अच्छा, इस सवाल का एक जवाब दीजिए। एक सवाल ये है कि ये आंदोलन जो है इस किसानों का नहीं है, इसमें चंद लोग हैं, आप लोग कॉमरेड, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कॉमरेड को हिंदुस्तान में तो चाइनीज़ वाला समझा जाता है। जब ये इस तरह की बातें हो रही है तो फिर आप लोगों को क्या कहना होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है। जहाँ तक सरकार का है, सरकार की नीतियों का सवाल है, सरकार क्या कहे? सरकार ने तो चाइनीज़ क्यों कहा? सरकार ने तो हमें उग्रवादी भी कहा है, सरकार ने तो हमें खालिस्तानी भी कहा है, सरकार ने तो हमें चाइनीज़ और पाकिस्तानी भी कहा है। सरकार कुछ कहे, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम इस लोकतंत्र को स्वच्छ लोकतंत्र में बदलते हुए किसान की खेती और इस कमेरा वर्ग को जिंदा करने के लिए लड़ रहे हैं। और ये पूरी तरह कामगार मजदूरों की लड़ाई है, श्रमिकों की लड़ाई है, देश के पूंजीपतियों के और कंपनियों के खिलाफ। अच्छा, कई किसान अभी तक घरों में हैं, खेतों में हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालात क्या है शाहजहाँपुर के? कैसे रहते हो आप? आपका रोजी रोटी वहाँ कैसे चल रही है? कितने लोग अभी रोज हैं वहाँ पर? अभी भी आपको ताज्जुब होगा कि जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, मेरे घरसाना में परसों गुरु घर के अंदर मीटिंग हुई थी, आज भी यहाँ के लोग गेहूँ इकट्ठी कर रहे हैं। यानी 9 महीने बाद लोग गेहूँ इकट्ठी कर रहे हैं। अभी कोई 1 हफ्ते पहले नोखा के सद्दासर गांव पड़ता है,
उस गांव के किसानों ने एक गांव से 101 क्विंटल गेहूं इकट्ठी करके शाहजहाँपुरा भेजी है। इसलिए ये अन्नदाता की लड़ाई है। जो पूरे दुनिया का पेट भरेगा वो अपने बॉर्डर का पेट भरेगा। बॉर्डर के लोग भूखे नहीं रहेंगे और देश के लोग भी भूखे नहीं रहेंगे। कम से कम कितने लोग हैं आपके वहाँ? आज हमारे पास तकरीबन 4-5 हज़ार किसान है और जब ये पीक पे फिर दोबारा आएगा तो मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार किसान शाहजहाँपुरा बॉर्डर। दिल्ली में तमाम बॉर्डर्स पे यही हालात? नहीं, टिकरी बॉर्डर के ऊपर आज टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर का किसानों के जत्थे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां, घर हमारे बन चुके हैं। संधू बॉर्डर के ऊपर भी तकरीबन 16-17 किलोमीटर है। गाजीपुरा के ऊपर है, पलवल के ऊपर है, सुनेड़ा पे है। पूरी दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। बात ये नहीं है कि बॉर्डर पे कितने हैं, बात ये है कि जन भावना और जनमानस कितना हमारे साथ है। उसका एक नतीजा जो 28 जनवरी को इन्होंने टिकैत के साथ आरएसएस और भाजपा ने जिस प्रकार हमला किया, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा हरियाणा जाग गया। तो जन भावना हमारे साथ है। जो किसान खेत में है, हम उसी के परिवार के लोग हैं। हम बॉर्डर पे मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार आप लोगों पर सहानुभूति बरत रही है, बल प्रयोग नहीं कर रही है? अदरवाइज तो इस देश में 9-9 महीने तक अगर राजधानी को रोक के रखा जाए तो हालात देखिए, अगर केंद्र सरकार बल प्रयोग करेगी या ताकत का इस्तेमाल करेगी तो उसका जवाब हम अपनी कुर्बानियां दे के देंगे। वैसे ताकत का प्रयोग न भी किया तो भी हमारे 700 किसान तो शहीद हो ही गए। अगर गोली चलाते तो भी इतने शहीद होते। और अगर यही सोचेंगे तो अगर हमने 700 किसानों की लाशें उठाई है, हमारे परिवारों में 700 बहनें विधवा हुई है, तो अगर सरकार का ये मंशा रहेगी तो हमारी तो मंशा अब एक है कि इस खेती को और फसल और नस्ल को बचाना है। अब सरकार कैसे इसका मुकाबला करेगी वो सरकार। रही बात सरकार के जुल्म की, सरकार किस हालात में जुल्म करेगी? सरकार के पास राह क्या है? सरकार की पुलिस के अंदर काम करने वाला किसान का बेटा है, सरकार की मिलिट्री के अंदर किसान का बेटा है, सरकार की फौज के अंदर किसान का बेटा है। तो गोली किससे चलाएंगे? गोली चला के इन्होंने देख ली। ओलंपिक में मेडल भी आपके किसान के बेटे? बिल्कुल, ओलंपिक में आप देखोगे जो बजरंग पूनिया ने अभी मेडल लिया है, उसने लगातार हमारे बॉर्डर पे 4 बार बजरंग पूनिया आया है। चारों बार उसने किसान के ऊपर किसान एकता के नारे लगाए हैं। आपने देखा होगा, ट्वीट किया उसने कि किसानों की बात सुने मोदी सरकार, ये बैरिकेड हटाए। आज भी अगर वो जीत के आएगा तो मैं दावे से कहता हूँ सबसे पहले वो बॉर्डर के ऊपर आएगा। 41 साल का हॉकी भी इतनी पहुंची है, मोदी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, लोगों में मोटिवेशन भरा है, खिलाड़ियों में मोटिवेशन। देखिए ये खिलाड़ियों में आप इनको खिलाड़ियों को किसान में या किसी जाति में उसमें क्यों बांट रहे हो? हम इसलिए बांट रहे हैं कि मेहनत कश का बेटा ही देश में फौजी बनता है, मेहनत कश का बेटा ही देश में पुलिस में जाएगा, मेहनत कश पसीना बहाने वाले का बेटा ही देश के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएगा। ये पूंजीपतियों की औलाद नहीं है। पूंजीपतियों के लोग हैं। अडानी अंबानी के बच्चे कभी भला तो दूर की बात है, ये पत्थर उठा के नहीं फेंक सकते। अडानी अंबानी ने वो तो कांग्रेस के भी तो साथी थे एक वक्त में। अडानी अंबानी जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, अगर उसके साथी की बात कर रहे हो, तो उन्होंने जिस प्रकार मोदी राज के अंदर अपना जो उन्होंने पैसे कमाने का जो संसाधन जो लिए हैं और जिस प्रकार पार्लियामेंट को उन्होंने कब्जे में किया है, ये उस समय नहीं था। मोदी ने तो पूरी तरह उनको समर्पण कर दिया और उसी समर्पण का नतीजा है कि पार्लियामेंट में कानून बाद में आए हैं और अडानी के पहले गोदाम पहले बने। अच्छा, अब आपका व्यक्तिगत अब क्या रहेगा? आपकी वो तो राजनीति करनी है ना, अगली बार विधायक भी तो बनना है। देखिए, राजनीति तो तब करेंगे ना जब हमारे खेत बचेंगे। अगर हमारे फसल और नस्ल नहीं बचेगी तो राजनीति कौन करेगा? यहाँ तो पार्लियामेंट को खरीद लिया गया है, पार्लियामेंट को पूंजीपतियों ने खरीद लिया। कौन राजनीति करेगा इस देश के अंदर और कौन किसान की बात करेगा? फिलहाल हमारा निशाना तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना है और इसके साथ साथ एमएसपी को लागू करना है। अच्छा, क्या टारगेट रहेगा? कितने महीनों के बाद में आप घर वापस आ रहे हैं? देखिए, अभी मुझे 9 महीने हो गए हैं और पता नहीं मोदी इसको साल और चलाएगा, लेकिन 2024 तक हमारी तैयारी है। जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं आएंगे, मोदी को सत्ता से हटाएगा देश का अन्नदाता, देश का मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी। ये आंदोलन तब तक चलेगा। या तो सरकार एमएसपी पे कानून बना के और तीनों बिल वापस ले ले, और नहीं तो फिर संघर्ष के लिए किसान अन्नदाता तैयार है। शुक्रिया पवन जी। वो कॉमरेड जिनके बारे में बता रहा था मैं कि वो साथी कहलाते हैं, परंतु राजनीतिक भाषा में इन कॉमरेडों को बहुत कुछ अलग कहा जाता है। और अलग क्यों कहा जाता है, इसका जवाब आपको इस इंटरव्यू के जरिए मिला होगा। कितने संघर्षशील होते हैं और अपनी बात को किस बखूबी तरीके से ये रखते हैं और कितने ज़िद्दी होते हैं, ये कॉमरेडों की निशानी आप लोगों के सामने है। देखते हैं इस किसान आंदोलन का परिणाम क्या रहता है और कॉमरेड पवन दुग्गल जैसे लोग आगे क्या कर पाते हैं। शुक्रिया। मुखिया जी को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।